नमस्ते दोस्तों, मैं आपका मित्र निखिल प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपनी एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो का विषय बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। और आज इस वीडियो में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आप लोग के साथ बातचीत करने जा रहा हूं। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें, क्योंकि हो सकता है कि इस वीडियो के अंत तक आपको बहुत कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ जानने को मिले। तो दोस्तों, आज की वीडियो का विषय यह है कि जब हम हकलाने वाले कहीं पे जाकर के कुछ बोलते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा स्टैमरिंग होती है, बहुत ज़्यादा बोलने में परेशानी होती है। पर जब हमें कहीं पे जाकर के सिंगिंग करने का मौका मिले तो हमें सिंगिंग करते वक्त बिल्कुल भी स्टैमरिंग नहीं होती है। तो आखिरकार हमारे साथ ऐसा क्यों होता है कि जब हम लोग कहीं पे जा कर के कुछ बोलते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा स्टैमरिंग होती है, बहुत ज़्यादा बोलने में परेशानी होती है। पर वही अगर एक हकलाने वाले को गाना गाने का मौका मिले तो उसे बिल्कुल भी स्टैमरिंग नहीं होती है। तो इसके पीछे क्या राज है, क्या रहस्य है? चलिए इस वीडियो पर इससे पर्दा उठाते हैं कि एक हकलाने वाला जब उसे बोलना होता है तो उसे बहुत ज़्यादा स्टैमरिंग क्यों होती है, पर सिंगिंग के वक्त में बिल्कुल भी स्टैमरिंग नहीं होती है। दोस्तों, जो स्टैमरिंग है वो आखिरकार क्यों होती है, ये पहले हमें समझना पड़ेगा। जब एक हकलाने वाला अपनी कंफर्ट जोन में होता है तब वह बिल्कुल ही कंफर्टेबली और आराम से अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कह पाता है। पर जब उसे चार लोगों के बीच में जा करके बोलने का मौका दिया जाता है तो उसकी स्टैमरिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसका रीज़न यह है कि वह बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी में आकर के बोलता है। जब वह अपने कंफर्ट जोन में होता तो उसे बिल्कुल भी स्ट्रेस और एंग्जाइटी नहीं होती है, वह बहुत ही आराम से अपने शब्दों को बोल पाता है। पर अगर चार लोगों के बीच में उन्हें जा करके कुछ बोलना हुआ तब वह बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी में आकर के बोलते हैं, है ना। तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी में आने की वजह से ही उनकी स्टैमरिंग बहुत ज़्यादा होती है ना। और वहीं पर अगर उस हकलाने वाले को कहीं पे सिंगिंग करने का मौका दिया जाए तो गाना गाते हुए उन्हें बिल्कुल भी स्टैमरिंग नहीं होती है। इसका रीज़न यह है कि जब एक बोलने वाला कुछ बोलता है तो उसके उसके स्पीच के साथ बहुत चीज़ एसोसिएटेड होती है। अगर मैं चार लोगों के बीच में कुछ बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो लोगों का ध्यान मेरे स्पीच पर होता है, मेरी फ्लुएंसी पर होता है, और बहुत सारे लोगों का ध्यान मेरे मीनिंग पर भी होता है। ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैं चार लोगों के बीच में कुछ कह रहा हूँ, किसी विषय पर बात कर रहा हूँ, तो मैं ऑब्वियसली जो है स्ट्रेस और एंग्जाइटी में आ ही जाऊंगा। अगर मैं कितना भी कोशिश कर लूँ मैं स्ट्रेस और एंग्जाइटी में ना आऊँ, पर फिर भी एक ना एक वक्त ऐसे आएगा कि मैं स्ट्रेस और एंग्जाइटी में आ ही जाऊंगा। क्योंकि क्या होता है कि अगर मैं चार लोगों के बीच में कुछ बोल रहा हूँ तो चार लोगों का ध्यान मेरी स्पीच पर होता है कि मेरा फ्लुएंसी कैसा है, और बहुत सारे लोगों का ध्यान मेरे बोलने का मीनिंग पर भी होता है। तो एक हकलाने वाला जब कुछ भी बोलता है जो बहुत ही कॉन्शियस होकर के बोलता है। पहले तो उसे अपनी फ्लुएंसी को ध्यान में रख करके कुछ बोलना होता है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ध्यान उसकी फ्लुएंसी पर भी होता है। और और उसे जो है इस बात का भी जो है कॉन्शियस होकर बोलना पड़ता है कि कोई उनके बातों का कुछ गलत मीनिंग ना निकाले और ऑफेंड ना हो जाए। तो यह सब सोच विचार करके, है ना, बहुत ही कॉन्शियस मैनर में उन्हें बोलना पड़ता है। और कॉन्शियस मैनर में बोलने की वजह से उनके अंदर स्ट्रेस और एंग्जाइटी आती है, और स्ट्रेस और एंग्जाइटी के आने की वजह से वह अपनी बातों को स्पष्ट रूप से लोगों के सामने नहीं बोल पाते हैं, है ना। अगर मैं चार लोगों के बीच में कुछ बोल रहा हूँ तो बहुत सारे लोग मेरी फ्लुएंसी को देखेंगे, बहुत सारे लोग मेरे बातों का मतलब निकालना चाहेंगे। तो हो सकता है कि कोई मेरे बातों का अच्छा मतलब निकाल ले, हो सकता है कोई मेरे बातों का बुरा मतलब निकाल ले, कुछ उल्टा मतलब निकाल ले। तो क्या होता है कि एक हकलाने वाले को बहुत ही कॉन्शियस होकर बोलना पड़ता है, और कॉन्शियस होकर बोलने की वजह से ही उसे जो है स्ट्रेस और एंग्जाइटी फील होती है बोलते वक्त। पर सिंगिंग का वक्त में क्या होता है कि इसके बिल्कुल उलट होता है। सिंगिंग करते वक्त हमें स्ट्रेस और एंग्जाइटी बिल्कुल भी नहीं होती है, और हम लोग मज़े ले करके और बहुत ही अच्छे से आराम से हम लोग सिंगिंग कर पाते हैं। और सिंगिंग में स्ट्रेस और एंग्जाइटी में आने वाली कोई बात भी नहीं होती है।
अगर कोई सिंगिंग कर रहा है तो उसके लिए भी वह एक इंजॉयमेंट है, एक फन है, और जो उन्हें सुन रहे हैं तो उनके लिए भी यह एक इंजॉयमेंट है, एक फन है। तो सिंगिंग में क्या होता है कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी में आने वाली कोई भी बात नहीं होती है। एक गाने वाले के लिए भी यह एक फन है, एक इंटरटेनमेंट है, एक इंजॉयमेंट है, और जो उन्हें सुन रहे हैं उनके लिए भी एक प्लेजर है, एक इंटरटेनमेंट है, एक फन है। तो सिंगिंग में क्या होता है कि एंग्जाइटी और स्ट्रेस में आने वाली कोई बात नहीं होती है। कोई आपके सिंगिंग का कुछ उल्टा मतलब नहीं निकालने वाला है, और कोई आपके सिंगिंग से ऑफेंड नहीं होने वाला है। तो एक सिंगिंग करने वाला, एक हकलाने वाला बिल्कुल भी कॉन्शियस होकर सिंगिंग नहीं करता है, बल्कि एक फुल मूड में, एक इंजॉयमेंट के साथ अपनी सिंगिंग को करता है। और सिंगिंग करते वक्त उसे स्टैमरिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। जबकि इसके उलट जब वह चार लोगों के बीच में कुछ किसी टॉपिक पर बोल रहा होता है तो उसका जो ध्यान जो है अपनी स्पीच के साथ साथ उसके मीनिंग पर भी होता है कि कोई उसके बातों से ऑफेंड ना हो जाए और उसे अपमानित महसूस होने ना दे। तो क्या होता है कि अपमान से बचने के लिए एक हकलाने वाला बहुत ही कॉन्शियस होके बोलता है कि कोई उसके बातों से ऑफेंड ना हो जाए और गुस्सा ना हो जाए उसके बातों से। तो इस वजह से क्या होता है, कॉन्शियसली बोलने की वजह से वह बहुत ही ज़्यादा एंग्जाइटी और स्ट्रेस में आ करके बोलता है, और उसकी स्टैमरिंग बहुत ज़्यादा होती है जब वह चार लोगों के बीच में कुछ बातें बोलता है। तो पर सिंगिंग में जैसा कि मैंने बताया, स्ट्रेस और एंग्जाइटी में आने वाली कोई भी बात नहीं होती है, इसलिए एक हकलाने वाला सिंगिंग के वक्त में बहुत ही इंजॉयमेंट के साथ, प्लेजर के साथ अपने गाने को गा पाता है, और उसे सिंगिंग करते वक्त थोड़ी सी भी स्टैमरिंग नहीं होती है, और कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएगा कि उसको स्टैमरिंग की दिक्कत भी है। तो बहुत सारे लोग जो है, आपने देखा होगा कि अगर कोई बहुत ज़्यादा हकला हकला के वो बोल रहा है तो बहुत सारे लोग उसे यह भी एडवाइस करते हैं कि आप अपने शब्दों को गाना गा के बोलिए, कि अगर आप सिंगिंग मैनर में अपने शब्दों को कहेंगे तो आपको बोलने में थोड़ी सहूलियत होगी और आपका जो स्ट्रगल है वो थोड़ा सा कम हो पाएगा। तो यह एक उपचार के तौर पर भी जो है हकलाने वाले को एक एडवाइस मिलती है कि आप अपने शब्दों को, अपने सेंटेंस को गाने के फॉर्म में आप बोलिए। अगर आप गाना गा के बोलेंगे तो आपको बोलने में थोड़ी सी सहूलियत होगी और आपका जो है ब्रीदिंग का इशू नहीं आएगा। तो यह एक उपचार के तौर पर भी एक हकलाने वाले को एडवाइस मिलती है कि आप जो भी बोले गाने के साथ में बोलिए, और गाने के साथ बोलेंगे तो आप आराम से उस वाक्य को आराम से अपने मुंह से बोल पाएंगे। तो यह हो गई पहली रीज़न कि एक हकलाने वाला बोलते वक्त क्यों हकलाता है और एक सिंगिंग के टाइम में बिल्कुल भी नहीं हकलाता है। दूसरा रीज़न मेरे दोस्तों यह है कि जब हम लोग गाना गाते हैं तो क्या होता है कि हमारे ब्रेन में एक चीज़ होती है, उसको बोलते हैं प्री फोनिटरी ट्यूनिंग। प्री फोनिटरी ट्यूनिंग क्या होता है कि जब हम लोग गाना गाते हैं तो हमारा ब्रेन हमारे वोकल कॉर्ड्स को ऑटोमेटिक ये सिग्नल भेजता है कि आप जो है वो वाइब्रेट करो, और आपको ब्लॉक बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, इसी चीज़ को प्री फोनिटरी ट्यूनिंग बोलते हैं। पर स्पीकिंग के वक्त में यह चीज़ नहीं हो पाती है। यह एक न्यूरोलॉजी की बात है जो कि बहुत कम लोग समझ पाते हैं। हमारा दिमाग बाकी नॉर्मल पर्सन के दिमाग से बिल्कुल अलग है। तो सिंगिंग के वक्त में क्या होता है कि हमारा ब्रेन है ना, हमारा ब्रेन सिग्नल भेजता है हमारे ऑर्गन्स ऑफ स्पीच को, है ना, हमारे वोकल कॉर्ड्स को, और वहाँ ऑर्डर भेजता है कि आप जो है पहले से आप ट्यूनिंग कर ले अपनी वोकल कॉर्ड्स की, है ना, क्योंकि आप जो है 2 सेकंड बाद सिंगिंग स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको पहले से ही ट्यूनिंग सेट करके रखना होगा अपनी वोकल कॉर्ड्स की। तो सिंगिंग के टाइम में क्या होता है कि एक प्री फोनिटरी ट्यूनिंग होती है जो कि हमारे ब्रेन हमारे वोकल कॉर्ड्स को और हमारे ऑर्गन्स ऑफ स्पीच को भेजता है, और इस प्री फोनिटरी ट्यूनिंग की वजह से हमें जो है ब्लॉकेजेस नहीं होती, हमारे वोकल कॉर्ड्स बंद नहीं रहते हैं, बल्कि आराम से और आसानी से वोकलाइज हो पाते हैं। जबकि स्पीकिंग के वक्त में यह प्री फोनिटरी ट्यूनिंग नहीं हो पाती है। मान लीजिए कि हमारा वोकल कॉर्ड्स बंद है, और अगर खुल नहीं पा रहा है तो हमारी जो है वोकल कॉर्ड से हवा बाहर नहीं आ पाएगी,
और हमारा वोकल कॉर्ड्स जब वोकलाइज नहीं हो पाएगा तो उसी को हम लोग ब्लॉकेज बोलते हैं। तो प्रीफोनेटरी ट्यूनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, और यह चीज़ उन लोगों को अच्छी से पता होगी जो कि म्यूज़िक के फील्ड में है ना। तो प्रीफोनेटरी ट्यूनिंग के वजह से सिंगिंग के वक्त में हमें बहुत ज़्यादा स्टैमरिंग नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है स्टैमरिंग। पर जब हम लोग को कोई बात बोलते हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो प्रीफोनेटरी ट्यूनिंग नहीं कर पाता है, और इसके वजह से हमें बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज होती है। हमारा वोकल कॉर्ड्स नॉर्मली खुल नहीं पाता है ना, जो उसे खुलना चाहिए था, और उस वजह से वोकल कॉर्ड से हमारी हवा बाहर नहीं निकल पाती है और हमें ब्लॉकेज देखने को मिलता है। तो यही रीज़न है कि सिंगिंग के वक्त में प्रीफोनेटरी ट्यूनिंग की वजह से हमारी जो है आवाज़ आराम से बाहर निकल पाती है। पर जब हम लोग किसी के सामने बोल रहे होते हैं तो वह प्रीफोनेटरी ट्यूनिंग ऑटोमेटिकली नहीं हो पाती है, और इस रीज़न से हमारी वोकल कॉर्ड्स आराम से खुल नहीं पाती है और हमें ब्लॉकेजेस फील होते हैं बोलते वक्त। तो यह हो गई दूसरी रीज़न कि हमारी स्टैमरिंग क्यों होती है जब हम लोग बोलते हैं, और क्यों नहीं होती है जब हम लोग सिंगिंग कर रहे होते हैं। तो दोस्तों अब थर्ड रीज़न पर मैं आऊँगा। थर्ड रीज़न यह है कि जब हम लोग बोल रहे होते हैं तब ऑटोमेटिक हमारे दिमाग पर जो है विचार आते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मुझे किसी टॉपिक पर बोलने का मौका मिले, है ना, और 4 लोग मेरे सामने मौजूद हों, तो मुझे नहीं मालूम है कि मैं जो है 2 लाइन 3 लाइन बाद क्या बोलूँगा। हो सकता है कि स्टार्टिंग के 2 से 3 लाइन में सोच लूँ अपने दिमाग में, पर 2 से 3 लाइन सोचने के बाद मुझे भी नहीं मालूम है कि मेरे दिमाग में कौन से विचार आएंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि स्पॉन्टेनियसली मेरे दिमाग में विचार आते हैं, और उसी पल में अपने मुंह से उस विचारों को बोलता हूँ। तो क्या होता है कि बोलने के वक्त में हमारा थॉट प्रोसेस और हमारे स्पीकिंग मैकेनिज्म एक सिंक्रोनाइजेशन में, एक जो है लय में काम नहीं कर पाता है, और उसके वजह से हमें बहुत ज़्यादा स्टैमरिंग होती है। जबकि सिंगिंग का केस में क्या होता है कि हमारे दिमाग में पहले से जो लिरिक्स है, जो उसके बोल है गाने के, वो पहले से हमारे दिमाग में फिट है। तो हमें बिल्कुल भी हमें एंजाइटी नहीं होती है कि अगर कोई ऐसा शब्द मेरे दिमाग में आ जाए तो मैं उसको कैसे वो बोल पाऊंगा। नहीं, सिंगिंग में क्या होता है कि पहले से हमें शब्द मालूम होते हैं कि इस गाने में ये शब्द आने हैं। ठीक है, तो सिंगिंग के केस में क्या होता है कि हमें अंदाज़ा होता है कि दो लाइन बाद ये शब्द आएगा, 3 लाइन बाद ये शब्द आएगा। तो पहले से शब्दों का नॉलेज होने की वजह से हमें उस पर स्टैमरिंग नहीं होती है। पर सिंगिंग के केस में क्या है, पर स्पीकिंग के केस में क्या है कि अगर कोई हमसे सवाल पे सवाल पूछ रहे हैं तो हमें नहीं पता होता है कि वो हमसे क्या सवाल पूछने वाले हैं और हम उसका क्या आंसर देंगे, है ना। हमें इसका अंदाज़ा बिल्कुल नहीं होता है। तो जब स्पॉन्टेनियस हमारे दिमाग में सोच विचार आते हैं तो हमें उसी क्षण में हमें वो चीज़ बोलना होता है, और ड्यू टू लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन आवर थिंकिंग मैकेनिज्म एंड आवर स्पीकिंग मैकेनिज्म, हम लोग जो है उसी वक्त उस चीज़ को नहीं बोल पाते हैं जब हम लोग उस चीज़ को सोच पाते हैं। तो यही रीज़न है कि बोलते वक्त हमें जो है स्टैमरिंग होती है, क्योंकि हमारा थिंकिंग मैकेनिज्म और हमारा स्पीकिंग मैकेनिज्म एक कोऑर्डिनेशन में, एक लय में काम नहीं कर पाता है, और उस वजह से हमें बहुत ज़्यादा स्टैमरिंग होती है। पर सिंगिंग के केस में हमें पहले से शब्द मालूम है, इस वजह से हमें सिंगिंग के वक्त में स्टैमरिंग नहीं होती है। तो दोस्तों बस इस वीडियो की मैं अंत करना चाहूँगा, और यही मेन रीज़न थे कि क्यों हम हकलाने वालों को बोलते वक्त बहुत ज़्यादा स्टैमरिंग होती है पर सिंगिंग के वक्त स्टैमरिंग बिल्कुल भी नहीं होती है। तो यह 3 मेन रीज़न थे इस प्रॉब्लम के। तो अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा वीडियो अन्य मित्रों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का मेरा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।